बच्चों मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ। आपको आपके मोबाइल पे या वो लैपटॉप या टैब के ऊपर जो है रिकॉर्डिंग का सिंबल अभी दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं ध्यान नहीं देता हूं, तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो बेटा प्लीज। ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मुझे अभी जस्ट याद आया, तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट किया। एक बार रिमाइंड करा देना बेटा। आप में से किसी को भी लेक्चर की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgIn twice S4 कैन बी मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? एटॉमिक मास हाँ हाँ, फिक्र नहीं है। अरे जब आप हो तो किस बात की फिक्र है भाई। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgIn twice S4 can be made from 1 gram of magnesium, atomic mass 24, 1 gram of indium, atomic mass 114.8, and 1 gram of sulfur, atomic mass 32. Atomic mass 32. सॉल्व करो। ये रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम प्लस 2 इंडियम प्लस 4 सल्फर गिव्स MgIn twice S4। तीनों के 1 ग्राम गिवन है। इसका मोल 1/24। मैं नंबर ऑफ मोल लिख रहा हूं। इंडियम का भी 1/114.8 और सल्फर का हो जाएगा 1/32। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। मैं बार बार इतना बड़ा नेम नहीं लिख रहा हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 1/24/1, 1/24। ठीक है, 4.3 इंटू 10 to the power 4.3 इंटू 10 to the power -3।
तो स्टोइकोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ इंडियम ये हो जाएगा 1/114.8/2, 1/114.8/2। तो ये आ जाएगा बेटा 1/229.6, 1/229.6। इसी तरीके से स्टोइकोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ सल्फर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/32/4, तो 1/128, 1/128 ये आ गया। अब आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, स्टोइकोमेट्रिक मोलर रेशियो सबसे कम किसके लिए है, इंडियम के लिए है। तो इंडियम यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, देयरफॉर इंडियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, इंडियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। आगे का पूरा कन्वर्जन इंडियम पे बेस्ड होगा। तो आपसे इसका मोल निकालने के लिए बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आप बोलोगे ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इंडियम बाय 2 IN twice S4 divided by 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Mg IN twice S4 ये निकालना है बेटा। तो ये आ जाएगा 1/, बस ये 1/229.6। इसको सॉल्व कर लो तो ये सॉल्व करके आ जाता है 4.3 इंटू 10⁻³ 4.3 इंटू 10⁻³। एक और क्वेश्चन लिखो। एक रिएक्शन गिवन है, पहले रिएक्शन लिख लो। (3BaCl2 plus 2Na3PO4), 3BaCl2 plus 2Na3PO4 gives Ba3PO4 twice plus 6NaCl। लिखो कैलकुलेट द मैक्सिमम number of mole, calculate the maximum number of mole of barium phosphate formed, calculate the maximum number of mole of barium phosphate formed when 2 mole each, when 2 mole each of sodium phosphate, 2 mole each of sodium phosphate and barium chloride reacts, 2 mole each of sodium phosphate and barium chloride reacts। अगर सोडियम फॉस्फेट और बेरियम क्लोराइड के 2-2 मोल रिएक्ट करते हैं तो कितना मोल मैक्सिमम मोल बेरियम फॉस्फेट का प्रोड्यूस होगा। हाँ 3BaCl2 है, 3BaCl2 0.67 मोल नमन ने बताया हुआ है। ये सही आंसर है, हाँ सही है। 2/3 मोल सही आंसर।
तो क्वेश्चन में बोला गया कि सोडियम फॉस्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के 2-2 मोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के 2-2 मोल यूज कर रहे हैं। पहले तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड बाय 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड बाय 3, दैट इज 2/3। ये स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हो गया ऑफ BaCl2। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ BaCl2 है। बेटा वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा है? एक मिनट वेट करो। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, वेट करो। वीडियो क्वालिटी तो ठीक नहीं है। वेरी पुअर तो नहीं है, इतना भी पुअर नहीं है। हाँ पुअर है, लेकिन बहुत पुअर नहीं है। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ बेरियम क्लोराइड हमने निकाला, ये क्या आ गया बेटा? 2/3। अब हमने, अरे पॉज्ड वीडियो अब नहीं है भाई, अभी भी प्रॉब्लम है क्या? अरे अभी कुछ तो ठीक हुआ है बेटा। मैं जब ज्यादा मूवमेंट करता हूं ना तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो। आवाज तो क्लियर है ना आपको? मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ बेरियम क्लोराइड निकाला बेटा, 2/3 आया। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ सोडियम फॉस्फेट निकाला, तो ये आ गया 2/2, 1। तो ये 2/3 आया और ये 1 आया।
तो आप देख रहे हो क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो बेरियम क्लोराइड का कम है, इसलिए बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप बोलोगे देयरफॉर बेरियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे कम स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो में होगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो बेरियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। आप देखो, अगर बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेरियम क्लोराइड के बेसिस पे होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट is equal to number of mole of barium phosphate, number of mole of barium phosphate divided by its stoichiometric coefficient। दोनों के stoichiometric molar ratio को कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो number of mole of barium phosphate produced is equal to number of mole of barium chloride upon its stoichiometric coefficient। तो ये 2/3 मोल आ गया, तो 2/3 is the answer। ठीक है, 2/3 मोल आंसर होगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। लिखो, a compound which contains one atom of X and two atoms of Y, one atom of X and two atoms of Y for each three atoms of Z, for each three atoms of Z is made by mixing 5 gram of X, is made by mixing 5 gram of X 1.15 into 10 to the power 23, 1.15 into 10 to the power 23 atoms of Y, and 0.03 mole of Z atoms, and 0.03 mole of Z atoms, given that only 4.4 gram of compound, results मतलब produced, given that only 4.4 gram of compound results, calculate the atomic weight of Y, if the atomic weights of X and Z, are 60 and 80 AMU, 60 AMU and 80 AMU respectively, 60 AMU and 80 AMU respectively। तो आपको Y का एटॉमिक मास निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। A compound which contains one atom of X and two atoms of Y for each three atoms of Z, is made by mixing 5 gram of X, 1.15 into 10 to the power 23 atoms of Y, and 0.03 mole of Z atoms,
0.03 mole of Z atoms. Given that only 4.4 gram of compound results, only 4.4 gram of compound results, calculate the atomic weight of Y, calculate the atomic weight of Y if the atomic weight of X and Z, if the atomic weight of X and Z are 60 AMU and 80 AMU respectively. 60 AMU and 80 AMU respectively. $70 AMU is correct answer. दो स्टूडेंट ने निकाला हुआ है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड को कंसीडर करें जिसमें एक एटम X का, दो एटम Y का और तीन एटम Z का प्रेजेंट है. मतलब कंपाउंड क्या हो गया भाई? कंपाउंड हो गया XY2Z3. XY2Z3 कंपाउंड है. और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ होगा X + 2Y + 3Z. X + 2Y + 3Z. इस तरीके से हमने कंपाउंड को फॉर्म किया. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 ग्राम X का लिया है और इसका 1.15 into 10⁻23 एटम्स लिया है और Z का 0.03 मोल लिया है. 0.03 मोल. और इस तरीके से जब रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो रिएक्शन के एंड में बोल रहा है कि कंपाउंड का 4.4 ग्राम प्रोड्यूस होता है. इस कंपाउंड का 4.4 ग्राम रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो फिर आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ Y if the atomic weight of X and Z are 60 and 80 AMU respectively. तो एटॉमिक वेट 60 AMU गिवन है और एटॉमिक वेट ऑफ Z गिवन है 80 AMU. तो एटॉमिक वेट ऑफ Y ये आपको निकालना है. अब आप क्या करोगे? पहले तो आप इनके मोल्स निकालोगे. नंबर ऑफ मोल
मोल। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल देखो तो x के मोल्स कितने हो जाएंगे 5/60 यानी कि 1/12 मोल। x के मोल हो गए बेटा 1/12। अच्छा y के मोल अगर देखें तो 1.15 इंटू 10^23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो 1.15 डिवाइडेड बाय 6.02 मोल, ये हो गया y के 1.15 अपॉन 6.02 मोल, ये y का हो गया। और z का मोल ऑलरेडी गिवन है 0.03। अब हम क्या करेंगे, इनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक कॉलम और लिख देता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो, तो x के लिए तो हो गया 1/12, 1/12/1। ठीक, y के लिए अगर आप देखोगे तो 1.15 डिवाइडेड बाय 6.02 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.15 डिवाइडेड बाय 12.04, 1.15 अपॉन 12.04। और z के लिए अगर आप देखोगे तो 0.03/3, तो 0.01, ये आ गया। अब अगर आप देखो तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.01 सबसे छोटी वैल्यू। अगर तीनों को देखा जाए, तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.01। तो 0.01 वैल्यू सबसे छोटी है, तो z इसमें क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहां पे आपको थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखना होगा। हाँ वो मैं देख रहा हूँ बेटा, वो मैं देख रहा हूँ, वीडियो पॉज्ड है। तो क्योंकि z का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो मिनिमम है, इसलिए z यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप इस बात को लिख लो, सिंस स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ z इज मिनिमम, देयरफॉर z इज लिमिटिंग रिएजेंट। सिंस स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ z इज मिनिमम, देयरफॉर z इज लिमिटिंग रिएजेंट। और क्योंकि z लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप पूरा कन्वर्जन z के बेसिस पे होगा। तो क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ z डिवाइडेड बाय 3, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ z इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ xy2 z3 डिवाइडेड बाय 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ z इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ xy2 z3। देखो कितना आसान है सब कुछ। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ z इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ xy2 z3। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ xy2 z3 के ये मतलब यहां से आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ xy2 z3 इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.01 आ गया, 0.01 मोल। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो बेटा, 0.01 इज इक्वल टू इसका मास गिवन है यहाँ पे। आप बोल सकते हो 0.01 मोल का मास है 4.4 ग्राम। ठीक है, तो 4.4 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास xy2 z3 का मॉलिक्यूलर मास, ये 0.01 के बराबर है। तो xy2 z3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y
प्लस 3 into atomic mass of Z, ये molecular mass of XY2Z3 होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो 0.01, तो यहां से आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास ऑफ X 60 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Y प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Z 240 इज इक्वल टू 4.4 अपॉन 0.01, तो ये आ जाएगा 440। 4.4 अपॉन 0.01, ये 440 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Y आ जाएगा 140, तो एटॉमिक मास ऑफ Y आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 70, तो 70 आंसर है। एटॉमिक मास ऑफ Y इज इक्वल टू 70। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे यूज करना है इसको। हाँ बोलो अक्षत, बोलो क्या पूछना चाहते हो। गुड इवनिंग सर। सर यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला हमने XY2Z3 क्यों लिया? ये तो एक फिक्स, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें गिवन है कि बोला है कंपाउंड विच कंटेन्स 1 एटम ऑफ X, 2 एटम ऑफ Y एंड 3 एटम ऑफ Z। वो पहली लाइन में लिखा हुआ सर, बट वहां तो ये लिखा है कि विच कंटेन्स 1 एटम ऑफ X एंड 2 एटम्स ऑफ Y फॉर ईच 3 एटम्स ऑफ Z। हाँ सही है। तो तो हम इसी को इंपीरिकल फार्मूला मान करके इंपीरिकल फार्मूला के बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। ओके सर। एंड सर एक और डाउट है सर, जो हमने नीचे एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 एटॉमिक वेट ऑफ Y प्लस 3 एटॉमिक वेट ऑफ Z निकाला था, मतलब उसको फाइंड किया था 440, उसमें हमने एटॉमिक वेट ऑफ X को 60 क्यों लिया? गिवन है, नहीं बट सर प्रॉब्लम में गिवन है सर Z लिमिटिंग रिएजेंट है ना? हाँ Z लिमिटिंग रिएजेंट है, बट एटॉमिक वेट ऑफ X और एटॉमिक वेट ऑफ Z ये गिवन है बेटा। 60 mu एटॉमिक वेट ऑफ X है और 80 mu एटॉमिक वेट ऑफ Z है, ये प्रॉब्लम में गिवन है। ओके सर। ठीक है, तो उसमें अननोन एटॉमिक मास ऑफ Y होगा और वो एटॉमिक मास ऑफ Y हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इन्वॉल्व एक टर्म के बारे में बताया और वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब मैं सेकेंड टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो सेकेंड टर्म, टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री में, एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट EXCESS, EXCESS, एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये समझना तो बहुत आसान है कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़ करके जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। जिनका अमाउंट लास्ट में बच जाता है, वो रिएक्टेंट जिनका पूरा अमाउंट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो पाता, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट के डिसअपीयर होने के बाद बचे रहते हैं, उन रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो नोट कर लो, दोज रिएक्टेंट्स involved in a reaction, those reactants involved in a reaction which are remaining when limiting reagent gets disappeared, when limiting reagent gets disappeared are called excess reactant, जैसे अभी जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो इस एग्जांपल में Z तो
एक्स और वाई वहां पे क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स और वाई को हम क्या बोलेंगे, एक्स और वाई जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट बोला जाएगा। अब देखो बात आती है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितना परसेंट रिएक्टेंट का एक्सेस में प्रेजेंट है, एक रिएक्टेंट का कितना परसेंट एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज एक्सेस ऑफ अ रिएक्टेंट, percentage excess of a reactant is equal to moles of reactant in excess, moles of reactant in excess divided by moles of reactant required, moles of reactant required to react with limiting reagent. Percentage excess of a reactant is equal to moles of reactant in excess divided by moles of reactant required to react with limiting reagent multiplied by 100. अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं साथ में बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको सबको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ मैंने। मैं यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज एक्सेस ऑफ अ रिएक्टेंट, ये हमें निकालना है, परसेंटेज एक्सेस ऑफ अ रिएक्टेंट। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट एक्स, तो कैसे निकालोगे, बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस, उस रिएक्टेंट का कितना मोल एक्सेस में है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल गिवन है उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए उसका कितना मोल रिक्वायर्ड है, ये डिनोमिनेटर में, और कितना मोल उसका एक्सेस में है, मतलब कितना मोल लास्ट में बचा रह गया, तो कितना मोल उसका लास्ट में बचा रह गया डिवाइडेड बाय उसका कितना मोल चाहिए था लिमिटिंग रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस इज इक्वल टू टोटल मोल of reactant taken in feed, total mole of reactant taken in feed, feed का मतलब जो अमाउंट हम रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग में ले रहे हैं वो फीड बोला जाता है। तो टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन इन फीड माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट reacts with limiting reagent। इस तरीके से मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब जरा मुझे बताओ पिछली वाली प्रॉब्लम में, लास्ट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया है उसमें परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्स क्या है, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्स फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। ये वैल्यू 100 से ज्यादा हो सकती है।
तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्स, परसेंटेज एक्सेस ऑफ, तो मोल्स ऑफ एक्स टेकन इनिशियली, यहां से देखो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो टोटल मोल्स ऑफ एक्स टेकन इन फीड 1/12 माइनस मोल्स ऑफ एक्स which reacts with limiting reagent। कैसे निकालोगे बेटा, देखो लिमिटिंग रिएजेंट से x का कितना मोल रिएक्ट करेगा, तो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो को इक्वेट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ x by 1 is equal to नंबर ऑफ मोल ऑफ z by 3। z इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमें पता है, z यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ x by 1 is equal to नंबर ऑफ मोल ऑफ z by 3। तो ये आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ x 0.01 आ गया, 0.01 आ गया। तो माइनस 0.01, डिनोमिनेटर में क्या है, मोल्स ऑफ x which reacts with limiting reagent 0.01 multiplied by 100। ठीक है, तो अब आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो 1/12 माइनस 0.01 अपॉन 0.01 इंटू 100, तो कितना आ गया ये सॉल्व करके, ये सॉल्व करके कितना आता है बेटा, %733.33%, 733.33%। सबने ये निकाला है? 733.33%। कहने का मतलब ये है कि x का जितना मोल रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए होना चाहिए था, उससे कितना ज्यादा अमाउंट गिवन है, 733.33% ज्यादा अमाउंट गिवन। ठीक है, आप जरा जो जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम आपको पिछली क्लास में सॉल्व करने के लिए दिया था, पिछली क्लास में जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, वो H2SO4 वाला क्वेश्चन, उसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला था SO2। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम में आप ऑक्सीजन का परसेंटेज एक्सेस निकालो, परसेंटेज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो। %75। तो इसमें नंबर ऑफ मोल अगर देखें तो इसका आ गया 400/64, और ये सॉल्व करके आ गया था 25/4।
यही आता ना 25/4 या 25/8? 25/4 था 8। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा तो मैं कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। 100/16 50/100/16 हो जाएगा, यानी कि 50/8 यानी कि 25/4। मेरी मैथमेटिक्स जो है ना टॉप लेवल की है। तो 25/4 तो ये क्या आ गया? 25/4 मोल। अच्छा ऑक्सीजन का मोल कितना आ जाएगा? 175/32 और वाटर का कितना है? 125/18। लिमिटिंग रिएजेंट है SO2, हमें निकाला है परसेंटेज एक्सेस ऑफ O2। परसेंटेज एक्सेस ऑफ O2 निकालना है बेटा। तो परसेंटेज एक्सेस ऑफ O2 क्या हो जाएगा? Number of mole of O2 taken in feed 175/32 minus number of mole of O2 which reacts with limiting reagent। कैसे निकालोगे? Number of mole of O2 by 1 is equal to number of mole of SO2 by 2। Number of mole of O2 by 1 is equal to number of mole of SO2 by 2। तो number of mole of SO2 by 2 ये आ गया 25/8। तो 175/32 minus 25/8 upon 25/8 into 100। तो 3/4 into 100 75% आ जाता है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ऑक्सीजन का जो मास बचा हुआ था, अगर आप उस तरीके से देखो, ऑक्सीजन का मास जो बचा हुआ था वो कितना था? 75 ग्राम। आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑक्सीजन का मास रिमेनिंग 75 ग्राम। और SO2 के 400 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए इसका 100 ग्राम चाहिए था। इसका 100 ग्राम चाहिए था इसके 400 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि जो मास ऑफ O2 रिमेनिंग है अपॉन ऑक्सीजन का जो मास SO2 से रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड था, तो 75/100 into 100 75%। तो उस तरीके से भी 75% आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा, परसेंटेज एक्सेस वाला। परसेंटेज एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट सबको समझ में आ गया? रिपीट करने के लिए कोई बोल रहा है क्या? हाँ दीक्षांत बताओ। अच्छा रिपीट कर दूं? देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेस ये निकालना है। परसेंटेज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन निकालना है बेटा, ठीक है? तो अब ये कैसे निकलेगा? टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन जो हमने फीड में लिया हुआ है वो है 175/32 माइनस मोल ऑफ ऑक्सीजन required to react with limiting reagent, माइनस मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो को SO2 के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो से इक्वेट करके। तो ये हमने निकाला, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 25/8। तो ये टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन इन फीड माइनस मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ लिमिटिंग रिएजेंट divided by mole of oxygen required to react with limiting reagent multiplied by 100।
अभी ये सॉल्व करके आता है 75%। दीक्षांत क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रैक्शनल कन्वर्जन। फ्रैक्शनल कन्वर्जन। फ्रैक्शनल कन्वर्जन। डिफिनीशन लिखो फ्रैक्शनल कन्वर्जन की। फ्रैक्शनल कन्वर्जन की डिफिनीशन लिखो। लिखो फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट which is converted into product. Fraction of limiting reagent which is converted into product at a given instant. At a given instant. At a given instant is called fractional conversion. Is called fractional conversion. अब जरा आप इस बात को समझो कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट, मैं अभी रिपीट कर देता हूं एक बार, पहले इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। मैंने आपको यह बताया हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन में डिसअपीयर हो जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि फ्रैक्शनल कन्वर्जन लिमिटिंग रिएजेंट का वो फ्रैक्शन है जो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट। जबकि होना क्या चाहिए था, लिमिटिंग रिएजेंट तो वो रिएक्टेंट है जो 100% कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रैक्शनल कन्वर्जन की डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जिनको डिफिनीशन नहीं जो नोट कर पाए वो नोट भी कर लो साथ में। फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट which is converted into product. Fraction of limiting reagent which is converted into product at a given instant. At a given instant is called fractional conversion. Is called fractional conversion. तो अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बेसिकली जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब तो 100% कन्वर्जन होगा ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लेकिन यहां पे उस इंस्टेंट पे बात की जा रही है जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगते हैं, हाफ आवर में एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, और आपसे रिएक्शन की एनालिसिस करने के लिए बोला जा रहा है 10 मिनट बाद, रिएक्शन के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है 30 मिनट में। तो ऑब्वियसली 10 मिनट बाद अगर आप एनालाइज करोगे तो 10 मिनट बाद लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ अमाउंट बचा हुआ होगा। लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरीके से डिसअपीयर होगा आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट बाद लिमिटिंग रिएजेंट का कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो उसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन है। अब बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं? फ्रैक्शनल कन्वर्जन का क्या मतलब है, ये समझ में आया? ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन जिस टाइम पे कंप्लीट होती है, अगर उससे पहले का कोई टाइम पे अगर आपको एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट बचा होगा, तो हमें यह निकालना होगा कि उस स्टेज तक लिमिटिंग रिएजेंट का कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शनल कन्वर्जन बोलेंगे। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन, अब आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल कन्वर्जन को। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन
इज इक्वल टू moles of limiting reagent, moles of limiting reagent ये किसका क्वेश्चन है बेटा? देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे जरूर डिपेंड करेगा। अगर कोई रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो है, जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन कम होगा। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन कम होगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो है फ्रैक्शनल कन्वर्जन पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, moles of limiting reagent converted into product moles of limiting reagent converted into product divided by moles of limiting reagent taken initially, moles of limiting reagent taken initially मल्टीप्लाइड बाय, अगर फ्रैक्शनल कन्वर्जन है फिर तो यही होगा। अगर हम परसेंटेज कन्वर्जन की बात करेंगे तो परसेंटेज कन्वर्जन हो जाएगा, परसेंटेज कन्वर्जन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल कन्वर्जन, फ्रैक्शनल कन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कन्वर्जन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल कन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, परसेंटेज कन्वर्जन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, आप इसको नोट कर लेना। परसेंटेज कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि एक रिएक्शन किस एक्सटेंट तक कंप्लीट हुई है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पे परसेंटेज कन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज कन्वर्जन को ही हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जरा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। नोट करो, if 50 gram of butane, if 50 gram of butane undergo combustion in presence of excess of oxygen, undergo combustion in presence of excess of oxygen, undergo combustion in presence of excess of oxygen, then calculate the extent of reaction, then calculate the extent of reaction, then calculate the extent of reaction when 11 gram, then calculate the extent of reaction when 11 gram of CO2 is produced, when 11 gram of CO2 is produced by the reaction. Then calculate the extent of reaction when 11 gram of CO2 is produced by the reaction. अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट में क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको होना चाहिए। किसको होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट?
लिमिटिंग रिएजेंट किसको होना चाहिए भाई? ऑक्सीजन को होना चाहिए। क्या बोलो? ब्यूटेन को होना चाहिए। ब्यूटेन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज किया गया है, मतलब ऑक्सीजन जितना चाहिए रिएक्शन के लिए उससे ज्यादा यूज किया गया है। तो इसका मतलब लिमिटिंग अमाउंट में कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ब्यूटेन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन होगी, बैलेंस करके यहां पे लिख रहे हैं। तो 4 कार्बन है, 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है, 5 H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 × 2 8 + 5 13 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में है बेटा। 13 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में है, तो 13/2 O2 होना चाहिए। ये कंबशन रिएक्शन है। यहाँ पे ब्यूटेन का 50 ग्राम यूज किया गया है स्टार्टिंग में, और CO2 का जब 11 ग्राम प्रोड्यूस होता है तो परसेंटेज कन्वर्जन आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले तो आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन टेकन इनिशियली। नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन टेकन इनिशियली। तो ब्यूटेन के कितने मोल है बेटा? 50 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 58। 50 अपॉन 58 मोल। 50 अपॉन 58 मोल ये हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस 11/44, 1/4 मोल। 1/4 मोल। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ब्यूटेन का कितना मोल इसको प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड। तो कैसे निकालोगे? वही स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के बेसिस पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई 4। नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई 4। तो CO2 के मोल्स है 1/4, तो 1/4/4 1/16। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 1/16। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड टू गिव प्रोडक्ट, तो कितना हो गया? 1/16। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन टेकन इनिशियली 50/58। तो परसेंटेज कन्वर्जन निकाल लेते हैं। परसेंटेज कन्वर्जन, तो परसेंटेज कन्वर्जन क्या हो जाएगा बेटा? 1/16 डिवाइडेड बाय 50/58 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया 58 × 100 डिवाइडेड बाय 50 × 16। 50 यहाँ पे 2 8, तो ये आ गया 58/8%। 58/8%, 7.25%। 7.25% इज द आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल कन्वर्जन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बता दिया, एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में बता दिया, फ्रैक्शनल कन्वर्जन के बारे में बता दिया। इसके बाद 2 टर्म और आते हैं बेटा। एक टर्म आता है सेलेक्टिविटी और एक टर्म आता है यील्ड। सेलेक्टिविटी एंड यील्ड, ये 2 टर्म को मैं कल की क्लास में फिनिश करूंगा। तो कल ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट फिर स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग इस पार्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है। तो मैं क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं, आगे कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे।